सीबीआई की छापेमारी को लेकर राज्यसभा में हंगामा। रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर लगाया सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। बोले बीजेपी ने किया तोते से गठबंधन। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर बीजेपी ने गाया वंदे मातरम। कमलनाथ के खिलाफ जताया आक्रोश। कमलनाथ ने बदला था वंदे मातरम गाने का नियम। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में जमकर हो रही है बर्फबारी। मैदानी इलाकों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। कोहरे ने मचाया कोहराम, रफ्तार पर ब्रेक। और ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक जीत। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जीती सीरीज। भारत ने 2-1 से अपने नाम की ट्रॉफी। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम दो के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच। दो का पंच 2 बजे तक की 5 खबरों का वो बुलेटिन जिसमें अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको ग्राउंड जीरो की तमाम खबरें देने की कोशिश करते हैं। जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे संसद की। इस बार भी शीतकालीन सत्र लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन बार बार सिर्फ गतिरोध रहा या फिर स्थगित किया जाना। उसके अलावा एक सांसद का यह बयान कि उनको अगर सैलरी नहीं मिलेगी या कम मिलेगी तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे और कहीं ना कहीं गलत काम के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसके अलावा बात करेंगे रामगोपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी और तोते में गठबंधन हो गया, यानी सीबीआई का दुरुपयोग करने का रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया बीजेपी का के ऊपर। और उसके अलावा यूपी के अंदर अधिकारियों को जो मेन काम है उसके अलावा जो काम दिए जा रहे हैं, पहले आजम खां के जमाने में भैंस ढूंढने का काम था और अब गायों की रखवाली करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। यानी अधिकारी क्या करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और खबर जो दर्दनाक भी है, शर्मनाक भी है। एक बच्चे को बेचा गया, मां की ममता जब जागी तब यह बात सामने आई। और उसके अलावा संभल के अंदर स्कूल के अंदर एक बच्चे को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला, इस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम एक और खबर पे चर्चा करेंगे, यह अच्छी राहत की खबर है। 72 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत ने सीरीज जीती है और एक अपने आप में एक उपलब्धि के तौर पर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं संसद की और सांसदों की। एक सांसद है, वो कह रहे हैं कि हमको सैलरी कम मिलती है इसलिए हम चोरी करने को या गलत काम करने को मजबूर हैं। जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर हम शीतकालीन सत्र पर भी चलेंगे और आपको बताएंगे कि आपके जनप्रतिनिधि कितने सीरियस हैं और आपको लेकर वो क्या सोचते हैं। उसी कारण से जी हमारे घर आप जाएंगे, सांसद जी पत्र लिख दीजिए। हम अगर टाइपिस्ट नहीं रखेंगे पत्र लिखवा लीजिए, आप क्या कहेंगे उनको? तो मुझे टाइपिस्ट भी रखना है, पानी पिलाने वाला भी रखना है, खाना खिलाने वाला भी रखना है। और इसका कितना हमको मिलता है? एक ही हमको मिलता है। तो अगर जिस तमाम विधानसभाओं में, तो आपने वरिष्ठ नेताओं से कहा तमाम विधानसभाओं में तनख्वाह बढ़ाई गई, मैं उसका पक्षधर हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई सांसद, विधायक, मिनिस्टर चोरी न करें तो उसके लिए सुविधाएं बढ़ाएगी। कर्मचारी दीजिए, फिर जो भी सुविधा उसकी बढ़ाना चाहिए। अगर दिल्ली विधानसभा तनख्वाह बढ़ाएगा, मैं उसका पक्षधर हूं। अब आप सोचते हैं कि सारी सुविधा ही सांसद को करना चाहिए और तनख्वाह के लिए मिलनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये एक पॉलिटिशियन के साथ अन्याय होगा। आज की तारीख में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जो सीनियर है, सांसद से ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल का जो अध्यापक है उसको ज्यादा सैलरी मिलती है, हमको कम मिलती है, और अगर हमें कम सैलरी मिलेगी तो हम चोरी ना करें तो क्या करें। ये आपके जनप्रतिनिधि हैं जिनको आप चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए कानून बनाएंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे और आपके लिए अच्छा करेंगे। हालांकि अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें से सिर्फ 35 सांसदों ने अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल किया था, वो भी आधा अधूरा, और 543 में से 35। तो ये गंभीर मामला है। प्रणय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे और संदीप हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ लाइव रहेंगे। प्रणय शर्मा से सबसे पहले पूछते हैं। प्रणय, एक तो आप देखें शीतकालीन सत्र का आज लगभग आखिरी दिन है, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ पूरे देश ने देखा है। ये सांसद कह रहे हैं कि सैलरी कम मिलेगी तो चोरी ना करें तो क्या करें। क्या लगता है जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं? देखिए आजाद जी, निश्चित तौर पर हरीश द्विवेदी के द्वारा ये बयान काफी ज्यादा हास्यास्पद है। और
बीजेपी को यह बयान एक बार फिर से परेशानियों में, कठिनाइयों में डाल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश द्विवेदी पार्टी से पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं, संघ के भी अच्छी पैठ हरीश द्विवेदी की बनी हुई है, और ऐसे में उनके ये विचार अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। अगर इतनी ज्यादा लेकिन प्रणय, ये एक एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया था कि सांसद कितने गंभीर हैं। आप देखें कि आज आखिरी दिन है, संसद के अंदर हंगामे की नजर चढ़ जाता है, बार बार स्थगित होती है, बार बार हंगामा होता है और काम कुछ नहीं होता जो आप देख रहे हैं। और लगभग एक अनुमान के मुताबिक लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए इसके संचालन पे खर्च होते हैं। एक तो इधर का खर्चा, उधर ये उम्मीदें। 3 सत्र कुल होते हैं एक साल में, सारे सत्रों में काम कितना होता है ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। जनता चुन के भेजती है, 5 साल तक हंगामे के बाद कुछ सामने नहीं आता है। बिल्कुल, देखिए कई करोड़ रुपयों का खर्चा संसद सत्र के दौरान आता है, एक दिन में ही कई करोड़ का खर्चा आ जाता है। ऐसे में आखिर चाहे विपक्ष की बात करें, क्योंकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष के हंगामे के चलते सदन नहीं चल पा रहा है, ऐसे में जवाबदेही विपक्ष की भी बनती है कि आखिर सदन सुचारू रूप से चल पाए, इसके लिए वो क्या कुछ कदम उठा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात हरीश द्विवेदी के बयान की है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो काफी ज्यादा हास्यास्पद है। और अगर इतनी कठिनाइयां, इतनी परेशानियां, मुझे लगता है हास्यास्पद की जगह गंभीर कहना चाहिए इसको। तो मतलब हंसने के बजाय मुझे लगता है इसमें तो सवाल होना चाहिए पार्टी से भी और सांसद से भी और जनता से भी कि उसका सिलेक्शन कैसा है। देखिए, ये निश्चित तौर पर डिबेट का टॉपिक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक सांसद से, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो एक सांसद से एक आम व्यक्ति की उम्मीदें कहीं अधिक होती हैं। व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि एक सांसद के अधीन आखिर कौन कौन से काम है, और जो निगम एक पार्षद करा सकता है काम जो उसके अधीन आते हैं, वो उन कामों तक की उम्मीद एक सांसद से करने लगता है। लेकिन ये अगर मैकेनिज्म इस वक्त हमारे देश का बना हुआ है, तो इसे सुधारने का जिम्मा भी इन्हीं जनप्रतिनिधियों के ऊपर है। और ये उम्मीद करना कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, ये काफी ज्यादा एक ऐसा सवाल है जिस पर थोड़ा सा हटके हम कह रहे हैं। जनता के पास एक दिन होता है और वो अपनी नाराजगी का इजहार करती है। यूक्रेन की कुछ तस्वीरें अभी हाल में हमने देखी कि वो अपने जनप्रतिनिधि को डस्टबिन में उठा उठा के डाल के आए हैं, जिन्होंने या तो झूठे वादे किए या काम नहीं किया। हालांकि ये खबर हो सकता है कि बहुत पुरानी हो या नई हो, लेकिन हम एक जिक्र कर रहे हैं। अगर इस तरह के लोग करेंगे तो क्या डेमोक्रेसी में लोगों की नाराजगी एक्सट्रीम को पहुंच सकती है? देखिए, डेमोक्रेसी में क्योंकि हमारा देश जो कई बड़ी दूसरे और ऐसे में बाहर किसी को अपनी बात कहने का हक है। वोट के जरिए जनता अपना गुस्से को भी जाहिर कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की बनती है। जब वो कोई भी जनप्रतिनिधि को चुनती है, तो आखिर उसे उसके 5 यानी उसके पास जो एक दिन है उसमें उसे बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं संदीप के पास। संदीप, 2 चीजें सामने आई हैं। सांसद कह रहे हैं कि अगर सैलरी कम होगी तो हम चोरी ना करें तो क्या करें, और उधर पूरा सत्र निकल गया। आप शीतकालीन सत्र की बात करें तो कोई काम नहीं हुआ। जहां से देश को, जनता को उम्मीद होती है वहां काम नहीं होता। नेता जो है उनका यह रवैया सामने आ रहा है। देखिए, 2 बड़े अहम मुद्दे जो उठाए गए हैं अभी, वो ये कि जैसा आपने बताया कि सांसद का जो बयान था और संसद में जो भी कुछ चल रहा है, जब भी संसद लगती है तो आम जनता को भी काफी उम्मीदें होती है कि आम जनता को काफी कुछ मिल सकता है, उनकी उम्मीदों पे सांसद जो है खरे उतर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो सत्र 11 दिसंबर से शुरू हुआ था और लगभग आज खत्म ही हो जाएगा, कल आखिरी दिन है इसका, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं निकला कि जिसपे बताया जा सके, सांसद अपनी सामने रख सके अपने रिपोर्ट कार्ड को। और जबकि इस सत्र को अहम इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि ये बीजेपी सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र, शीतकालीन सत्र हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि काफी ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, काफी ऐसे बिल भी बनाए जा सकते हैं। मसलन के राम मंदिर मुद्दा भी एक तरह से इसमें देखा जा रहा था, काफी बड़ा मुद्दा आ रहा था। 3 तलाक बिल आ रहा था, अब राफेल का मुद्दा भी इसमें जुड़ गया। तो इस तरह के जो है सांसदों को भी समझना पड़ेगा कि जब सत्र लगते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ता है। यानी अब जो आने वाले 2019 का एक दिन होगा, जिस दिन वो सरकार को चुनेगी जनता, तो वो दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के फिर से चुने। हाँ, ये जरूरी है और जनता को हर बार ये समझना चाहिए कि किसको चुन रहे हैं। लेकिन जनता किसी को भी चुने, अब ये कहा जा सकता है कि राजनीति में जो भी उतर रहा है वो अपने कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है। उसी का नतीजा हमने भी देख रहे हैं सामने के, जिस तरह से सांसद कह रहे हैं कि अगर उन्हें सैलरी नहीं पूरी पड़ पाती है तो चोरी कर ले। मतलब
इस तरह का बयान वो दे रहे हैं, तो आप सांसद हो कैसा बयान दे रहे हैं, तो आम जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सोचने वाली बात एक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और प्रणय शर्मा का, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें जानकारी दी। लेकिन सवाल यही है, जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं, जिनको बाकायदा सैलरी मिलती है, हालांकि उनको जो सांसद निधि है वो अलग से विकास करने के लिए मिलती है, लेकिन विकास पर उनका कम ध्यान होता है, और अगर वहां से कुछ नहीं मिलता तो विकास की निधि वहीं रखी रहती है। ऐसा भी रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस राजनीति की जो पिछले कुछ दिनों से यूपी में होती रही है, खनन को लेकर, खनन माफिया को लेकर, और खनन के नाम पर पनप रहे उस माफिया को शेल्टर देने की या कहीं ना कहीं उसको बचाने की। अभी हाल ही में कल जिस तरह से 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि छापेमारी सीबीआई के द्वारा की गई है। हमारे साथ रवि दुबे रहेंगे और हम जानकारी लेंगे। पिछले दिनों अखिलेश यादव का एक मंच पर से बयान आया था कि गायत्री प्रसाद मेरी सुनता कब है, मतलब वो रो पड़े थे, बिल्कुल रोते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी सुनता कभी, ये वही गायत्री प्रसाद हैं जिनके बारे में कहा जाता है खनन माफिया थे। अभी उसी खनन को लेकर फिर चर्चा में है। बी चंद्रकला को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने हमीरपुर का चार्ज दिया और कहीं ना कहीं पूरे आरोप उन पे, हालांकि वो ये कह रहे हैं, रामगोपाल तो कह रहे हैं कि सीबीआई का और तोते का जो कहना चाहिए गठबंधन बीजेपी से हो गया है। क्या लगता है, ये राजनीति है, चुनाव से पहले का कुछ उबाल है? देखिए 2019 के आम चुनावों को अब कुछ दिन भी नहीं बचे हैं, बहुत 1 महीने के करीब या 1.5 महीने के करीब, इससे ज्यादा नहीं बचा है। और अब ये कुल मिलाकर के राजनीति है जो हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जैसा कहा था कि जब यूपीए की सरकार थी तब भी उनको सीबीआई से मिलवाया गया, उसके बाद फिर अब जब एनडीए की सरकार आई है तो उनको फिर से सीबीआई की छापेमारी उनके पास चल रही है और सीबीआई से उनसे पूछताछ कर सकती है। तो अखिलेश यादव का तो साफ साफ यही कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, और जो आम चुनाव है, चूंकि वो अपनी पकड़ उत्तर प्रदेश में मजबूत मानते हैं, तो उनका बार बार यही कहना है कि हमारे गठबंधन को कहीं ना कहीं कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस तरह से फिर यही इसके बाद 1 साल के बाद, जैसे कि रामगोपाल यादव और सतीश चंद्र मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, बसपा और सपा एक साथ दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कि इसको पूरी तरीके से षड्यंत्र करार दिया है। हालांकि रेत खनन में पहले भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन उस पर इतना संज्ञान लिया नहीं गया है। लेकिन अब जैसे जिस तरह से हमने देखा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, राजनीति में भारत की और खासतौर से यूपी की जनता ने बहुत कुछ देखा है। गेस्ट हाउस कांड हुआ, बीएसपी और एसपी दोनों आमने सामने तलवारें ताने खड़े रहे, बहुत दिनों बाद फिर ये एक हो गए, हालांकि उसको लेकर बहुत चीजें होती रही। उसके बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति, वो ताकतवर नेता जो कि जिसको खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंच से कि ये मेरी सुनता कब है। उसके अलावा जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो रायबरेली से और वहां से सारे लोगों को नजरअंदाज करते हुए गायत्री प्रसाद कांग्रेस के खिलाफ बाकायदा चुनाव भी लड़ा, यानी पार्टी लाइन से हटके। उसके अलावा अभी भी देखें, हालांकि कई चर्चा ऐसी थी, लेकिन अखिलेश यादव पहले खुद खनन मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, बाद में गायत्री बने। तो ये जो छापेमारी है उसी से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि बी चंद्रकला को कहा जाता है हमीरपुर भेजा गया। देखिए कुल मिलाकर के सीट की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश के सीट की लड़ाई है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक अटकलें थी कि बसपा और सपा ने आपस में सीटें बांट ली हैं, और इतनी सीटें इनको, इतनी सीटें इनको, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं कम सीटें जा रही थी। लेकिन जिस तरह से अभी की बात है कि ये खनन की बातें बहुत पहले से चल रही, लेकिन उस तरह से कभी संज्ञान लिया नहीं गया। अब जैसे 2019 के चुनाव करीब आ रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कत तो बढ़नी तय है, लेकिन ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिक्कत कर सकता है। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि यूपीए की सरकार में भी उनको सीबीआई से मिलवाया गया था, तो कहीं ना कहीं दोनों के गठबंधन को लेकर के, और उसके बाद कांग्रेस वहां पर कहां एग्जिस्ट करती है, तो ये बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के लिए कितना फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रामगोपाल जो कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं, और जरा इस पे बयानबाजी क्या हुई है जरा ये सुन लेते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी। आपने देखा जिस तरह से रामगोपाल यादव कह रहे हैं तोते का और बीजेपी का जो है गठबंधन हो गया, खासतौर से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसमें भी कानून तो बनाए थे अखिलेश गवर्नमेंट ने, उसका उल्लंघन किया अगर किसी ने, तो अखिलेश वहां कहां से आ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक मंत्री दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अखिलेश से सीबीआई पूछताछ करे इसकी मांग करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा।
और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर इस तरह की दुरभ संधि सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच है तो। और हमारे सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे तो इनकी सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा वहां। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूं कि इस तरह की हरकतों से केंद्र सरकार बाज आए। सीबीआई का पहले ही इन्होंने सत्यानाश करके 2 हिस्सों में बांट दिया है और सारी प्रमुख संस्थाएं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हैं उनको नष्ट कर दिया है। हमारे साथ तरुण शर्मा भी जुड़ गए हमारे संवाददाता। और रवि, एक लास्ट कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगा। अखिलेश यादव का नाम आया तो तिल मिला गए। अभी सीबीआई का पूरा विवाद सामने था, नंबर 1, नंबर 2 कहीं नहीं बोले। समाजवादी बिल्कुल घर में बैठे रहे, कहीं किसी तरीके से, लेकिन एकदम तिल मिला गए, कह के सड़कों पे उतरेंगे, सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा एक तरह से। पिछले चुनाव में जितनी सीटें सपा की आई हैं उससे बौखलाना इनका लाजमी है और अब अगर लोकसभा चुनाव में भी अगर यही हाल रहा तो दिक्कतें होना वो भी लाजमी है। तो रवि, जरा हमारे साथ तरुण शर्मा जुड़े हैं। तरुण, जिस तरह से कहा जा रहा है तोते का और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, किस तरह इसको देखते हैं पॉलिटिकली, खासतौर से जबकि अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई है और समाजवादी पार्टी और रामगोपाल यादव के बयानबाजी को देखते तिलमिलाया हुआ है? देखिए, जो बीएसपी प्रमुख है मायावती ने उत्तर प्रदेश में खनन से जुड़े एक मामले सीबीआई की जांच के दायरे में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी शामिल किए जाने को लेकर जो अटकलें थी उसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बतवाया है। अभी मायावती की ओर से एक बयान जारी किया गया। मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि मायावती ने अखिलेश से टेलीफोन पर बात कर कहा है कि बीजेपी द्वारा इस तरह की घिनौनी राजनीति और इसका चुनावी षड्यंत्र कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह उनका पुराना हथकंडा है। इसे देश की जनता अच्छी तरह समझती है। मायावती की तरफ से अभी भी एक प्रेस रिलीज जारी की है। साथ ही उन्होंने कहा है बीएसपी आंदोलन भी इसका भुक्तभोगी रहा है, इससे घबराने की बात नहीं है, बल्कि इसका डटकर मुकाबला करेंगे और इनके षड्यंत्रों को विफल करने की जरूरत है। ऐसे में जब पार्लियामेंट के अंदर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे सतीश चंद्र मिश्रा और एसपी के रामगोपाल यादव ने भी सदन में जो है इस कार्य प्रस्ताव को लेकर चर्चा कराने की मांग की गई थी, लेकिन सभापति ने इसे अस्वीकार कर दिया। यानी जिस तरीके से 2019 का चुनाव पास आ रहा है और महागठबंधन को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जो कार्रवाई की गई है सीबीआई की तरफ से वो जो टाइमिंग है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं बीएसपी प्रमुख। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा, आप बने रहिए और खासतौर से इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये वो राजनीति है जो अक्सर देखने को मिली है, खासतौर से सीबीआई की आड़ में। लेकिन सवाल यही है कि गायत्री प्रसाद या तमाम चीजें जो किस तरह फिर दोबारा चर्चाओं में आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं यूपी के अधिकारियों की मजबूरी कहें या एक तरह से ऐश कहें कि जनता के काम ना करें, सिर्फ गाय भैंस घेरें। आजम खां के जमाने में, समाजवादी पार्टी के जमाने में आजम खां की भैंस कोई तो पुलिस को लगा दिया कि आप भैंसे ढूंढिए। अब गायों को घेरिए और उनको बाहर कहीं एक जगह इकट्ठा कीजिए, क्योंकि किसानों ने और खासतौर से जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कॉलेजेस में और स्कूलों में और खासतौर से सरकारी बिल्डिंग्स में जो आवारा पशु है उनको भरना शुरू कर दिया। उसके बाद यूपी सरकार ने बाकायदा आदेश जारी किया और कहा कि इनको कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाए। क्या करेगी यूपी का जो ब्यूरोक्रेसी है या अधिकारी हैं, वो जनता के हित में काम करेगी पुलिस या प्रशासन, या गाय भैंस इकट्ठे करेगी, घेरेगी? देखिए, 2 पहलू है इसमें। पहला पहलू तो ये कि जो गाय को लेकर समस्याएं आ रही थी अलीगढ़ से बुलंदशहर में हिंसा भी गाय को लेकर हुई और कई शिकायतें पुलिस के पास आ रही थी कि लोग गाय को प्राथमिक स्कूलों सामुदायिक केंद्र में बंद कर रहे हैं। सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी गाय को लेकर, क्योंकि ना इतना फंड था ना इतनी जगह थी, तो बाकायदा इसके लिए पूरा सिस्टमैटिक प्लान तैयार किया। सुनने में यह आया कि योगी सरकार ने 10 जनवरी तक सभी जिलों के डीएम और एसपी को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी आवारा पशु, जो भी आवारा मवेशी, खासकर गाय सड़कों पे है, उन्हें गौशाला में पहुंचा दिया जाए। इसी को लेकर अब जो तस्वीरें सामने आ रही है अमेठी से, लखनऊ से, कि गाय के लिए एसपी और डीएम तक सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और गाय भी उन्हें खूब कसरत करवा रही है। लेकिन एक तरीके से देखें तो ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि अगर ये गाय, क्योंकि कांजी हाउस का नाम बदलकर जो गौ संरक्षण केंद्र रखा है, फिर अतिरिक्त फंड उसके लिए रिलीज किया सरकार ने, अगर गाय को जो आवारा पशुओं को केंद्र तक पहुंचा दिया जाता है तो वाकई कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन सिर्फ गाय ही मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दे को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। रवि, हरियाणा में कई बार
बार ये देखने को मिला गौशाला के अंदर सैकड़ों गायें मरी हैं। एक मंत्री के सामने तो बाकायदा जब देखा उनकी दुर्दशा तो उन्होंने फोन पर कहा कि ये अब कब तक होता रहेगा, सवाल ये हुआ। लेकिन अभी यूपी में ये हो रहा है, तो क्या कारण है कि एकदम से ये एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई? सड़क के ऊपर आप देखें जो आवारा पशु हैं वो लगातार खुल के आ रहे हैं। अब बाकायदा सरकार को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, लेकिन सवाल ये है कि जो गौशाला है उनको संचालन करने वाले लोगों पे या तो उनपे नकेल लगी जाए, उनपे कोई ना कोई मार्गदर्शन हो, कोई ऐसा हो किस तरह से गाइडलाइन तैयार की जाए, क्योंकि गौशालाओं में भी आप देखें उनकी जमीन बेच दी जाती है, गौशाला के अंदर जो चंदे हैं उनको खाया जाता है। ये तमाम चीजें क्या लगता है कि कोई मॉनिटरिंग सिस्टम बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए और इसी के लिए शायद 500 करोड़ का जो बजट पास किया अभी हाल ही में, और इसी के लिए मुझे लगता है कि जो समस्या आ रही थी खासकर बुलंदशहर से लेके ऐसे मामलों में गाय को लेकर जब पूछते कैसे उठता है, ये समस्या पहले से थी, लेकिन जो अब मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं गायों को लेकर चिंतित है या चिंतित होना उनका लाजमी है, क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती है सरकार और गाय को ही पूछ के और गाय का ही नाम लेके वो सरकार में आई है। तो अगर गायों की रक्षा नहीं करती है, क्योंकि बुलंदशहर में सरेआम अगर गोकशी की बात आती है, संभल में आती है, तो सरकार के लिए मुश्किल है। तो यही वजह है कि अगर गायों को संरक्षण केंद्र में पहुंचा दिया जाए, और इसके लिए बाकायदा पूरे प्लानिंग की जरूरत है, इसके लिए सरकार काम भी कर रही है। अब देखना होगा कि ये प्लानिंग कितनी हद तक सक्सेसफुल होती है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है उससे तो देख के यही लगता है कि अब पूरा प्रशासन, पूरा प्रशासनिक अमला सिर्फ गायों को पकड़ने में ही व्यस्त है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली है। पिछली बार आजम खां की बहस हो गई थी तो पूरा प्रशासन उनको ढूंढने पर लग गया था। देखिए, जब भी राजनीतिक हस्तक्षेप इन मामलों में होता है तो अक्सर तस्वीरें ऐसी आती है, और फिर आजम खां उस वक्त के बहुत बड़े मंत्री थे और बहुत बड़ा चेहरा था, तो जब उनकी बहस होएगी, और अब जो इस मौजूदा सरकार में कहते हैं गाय अब योगी की है, गायों को योगी का सहारा है, तो जब महाराज जी का सहारा गायों को लेकर, तो गायों को लेकर डीएम एसपी का भागना लाजमी है। तो ये देखा यूपी की तस्वीर, खासतौर से रवि दुबे से बात कर रहे थे हम, और ये देखने को मिला है कि खासतौर से जब गाय उन्हें कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को डायरेक्शंस जारी की जाएंगी और हाई लेवल पे, तो जो आम मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है और तमाम चीजें, क्योंकि ये लगातार एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जिसमें आम जनता को दिक्कतें हो रही, खासतौर से जब बुलंदशहर जैसे मामले सामने आएंगे जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी जाती है, लोगों की नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि इंस्पेक्टर को बाकायदा ड्यूटी के दौरान मार दिया जाता है, गोली से उड़ा दिया जाता है। तो लगता है कि प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है और सरकार ने बाकायदा इसके बाद ये गाइडलाइंस शायद जारी की है। अब इस पर कितना काम होगा ये देखने की बात है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो शर्मनाक है और एक ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है जो कि मौजूदा जमाने में चल रही है। संभल के अंदर एक स्कूल के अंदर बच्चे को कुत्तों ने फाड़ दिया, मार दिया, नोच नोच कर उसको मार दिया। विकासनगर उत्तराखंड में वहां पर एक मां ने जब उसकी ममता जागी तो उसने बात खोली और राज को खोला और बच्चे को वापस लाने की बात की, तो सामने आया एक ऐसा मामला जिसमें बच्चे को 50,000 रुपए में बेच दिया गया था और फिर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे साथ प्रिया जुनेजा रहेंगे और हम इस पर जानकारी लेंगे कि किस तरीके से, अगर बात करें चाहे संभल की बात हो, स्कूल के अंदर जो आवारा कुत्ते हैं उनका प्रकोप इतना बढ़ गया है कि स्कूली बच्चा जो था उसको वहीं पर नोच नोच के मार दिया है। उसके अलावा ये तमाम चीजें, क्या लगता है कहां खामी रह गई? सिर्फ कानून से काम चलेगा या जनता को भी कहीं ना कहीं अब उठना होगा कि कम से कम कुछ अपने आप भी देखें, नहीं तो बच्चे और मासूम जो हैं वो खतरे से जूझते रहेंगे? सर, ये दोनों खबरें एक दूसरे से काफी अलग हैं और दोनों के पहलू भी काफी अलग अलग है, क्योंकि एक तरफ तो जहां कुत्तों का हमला बच्चे पर, यानी कि एक छात्र जो स्कूल में खेल रहा है, अब हम स्कूल में भेजते हैं, बहुत सारी चीजें आजकल स्कूलों से भी सामने आ रही हैं और ऐसे में जो ये चीज निकलकर सामने आई कि एक बच्चा स्कूल में खेल रहा है, लेकिन इसी बीच वहां पर कुत्ते आ जाते हैं और वो हमला कर देते हैं और इसी में इस छात्र की मौत हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी खबर है जो उत्तराखंड से आई है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर बात है सोच की। आप सिर्फ कर्ज के लिए एक 1.5 साल के बच्चे का सौदा कर रहे हैं, 50,000 रुपए में अपना बच्चा बेच रहे हैं। कैसी ममता है ये? उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमारी ममता जाग उठी और अब हम अपने बच्चे को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रिया देखिए, कर्ज को लेकर कई बार होता है कि किसान सुसाइड कर लेते हैं, ये हालात हुए कि उसको अपना बच्चा बेचना पड़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सवाल उठता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद भी देखना पड़ेगा इंबैलेंस कहां हुआ, और अगर स्कूल में भी बच्चा सुरक्षित नहीं है तो कहां होगा। सवाल दोनों हमने इसलिए उठाए कि वो भी बचपन है, वो अभी छोटा है, 1.5 साल का है, लेकिन वो जब बड़ा होगा उसको ऐसा स्कूल मिलेगा सरकारी तौर पर, जो पूरी व्यवस्था है उस सवालों के दायरे में। बच्चा है तो मां बाप बेच देंगे, बड़ा होगा तो स्कूल में कुत्ते नोच देंगे, कैसे बचेगा बचपन? बिल्कुल, क्योंकि आज के समय पर कहीं ना कहीं जो बचपन है वो काफी खतरे में दिखाई दे रहा है और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि हाल ही में प्रद्युमन वाली जो खबर आई थी वो भी काफी दिल दहलाने वाली थी। और ऐसे में जब कर्ज को लेकर
माँ बाप एक छोटे बच्चे को बेचने पर उतारू हो गए। यहीं पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसमें प्रशासन क्या करेगा। जब माँ बाप की सोच ऐसी है तो उसमें प्रशासन कहां तक, घर तक, क्या किस तरह, मानसिकता तक कैसे पहुंच पाएगा प्रशासन। प्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। नदीम अली संभल से जुड़ गए हमारे साथ। नदीम, ये जो संभल की खबर है जिसमें बच्चे को कुत्तों ने स्कूल के अंदर नोच के मार दिया है, क्या लगता है ये लापरवाही है बच्चों की, मां बाप की, स्कूल प्रशासन की, या कहीं ना कहीं नगर निगम की? क्योंकि कुत्तों को कंट्रोल करना नगर निगम के अंदर एक बाकायदा डिपार्टमेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं माँ बाप की तो लापरवाही बड़ी है ही, लेकिन जिस गांव में ये घटना हुई है वहाँ पर मीट फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ पर खूंखार कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। पहले भी कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। तो वहां पर इन्हीं जो खूंखार कुत्ते जो मीट फैक्ट्री के आसपास घूमते हैं, उन्हीं ने उन पर बच्चे पर हमला किया, उसको खींचकर गेहूं के खेत में ले गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं उस गांव में। प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस या जो स्थानीय प्रशासन है या ग्राम पंचायत जो भी उसमें बॉडी लगती है, उसका क्या कहना है इस पे? मासूम की मौत के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया था। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां जब मीट फैक्ट्री के लोगों पर आरोप लगा कि यहाँ पर कुत्तों का जमावड़ा मीट फैक्ट्री की वजह से लगता है, तो प्रशासन ने पीड़ित परिवार से कार्रवाई करनी है, तहरीर मांगी थी, लेकिन वहां आपसी समझौता हो गया, जिस कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया जुनेजा से हम लास्ट कमेंट एक लेंगे। जिस तरीके से वो कह रही थी कि हालांकि दोनों है, लेकिन बचपन बचाने के लिए समाज को भी और सरकारों को भी कुछ एक लास्ट जिसे कहना चाहिए कोशिश मजबूती से करनी होगी। बिल्कुल कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर माँ बाप विश्वास करके बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात सुरक्षा की भी आती है। स्कूल में कुत्ते घुस जाते हैं, बच्चे को नोच डालते हैं। और दूसरी जगह अगर बात उत्तराखंड की खबर की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं घर वालों पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से आप सौदा, क्योंकि ये तो बात अब निकल कर सामने आई है। ऐसे कई घर हैं जहां पर बच्चों का सौदा किया जाता है, लेकिन खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जुनेजा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, और उस अच्छी खबर की बात करते हैं जो क्रिकेट के मैदान से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज जीतकर भारत ने इतिहास रचा 72 साल बाद। अभिजीत हमारे साथ रहेंगे स्पोर्ट डेस्क की तरफ से। आपकी डेस्क से भी एक अच्छी खबर आ रही है कि आप इस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। कैसे देखते हैं भारत से बाहर जाकर, खास तौर से सिडनी जो बड़ा एक तरह से कहा जाता है, कैसे? बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और खास करके इसलिए क्योंकि 1947-48 से हम खेल रहे हैं टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अब तक एक भी सीरीज हमने नहीं जीत पाई थी। कई कप्तान रहे, सुनील गावस्कर कप्तान रहे, सचिन तेंदुलकर रहे, कुंबले रहे, कई कप्तान वहां पे गए खेलने, लेकिन कोई भी जो टीम थे, जो भारतीय टीम जब भी गई वहां पे सीरीज जीत के नहीं आई। कभी सीरीज ड्रा हो गया तो कभी ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया। लेकिन इस बार विराट कोहली की कप्तानी में जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दी और वहां पे सीरीज जीती है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास करके 72 साल जो सूखा चला आ रहा था उसको खत्म किया, और कोहली एंड कंपनी। लेकिन अभिजीत, ऑस्ट्रेलिया को यह माना जाता है कि अभिजय एक तरह से वो रहता है, खासतौर से इंटरनेशनली अगर उसको देखें तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छी रही। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के अपने अंदर सिडनी तो खासतौर से उसका बड़ा फेवरेट मैदान है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था आज के 10 साल पहले, जब क्रिकेट में 2003 के आसपास जब उनका दबदबा था, जब वो किसी टीम को जीतने नहीं देते थे। अगर किसी से उनकी सीरीज भी होती थी तो यही कहा जाता था कि सामने वाली टीम कितना संघर्ष कर पाएगी, या फिर एक आध मैच जीत लो तो बहुत है। लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है उसमें काफी बदलाव है। अब जो पुराने खिलाड़ी थे उन्होंने संन्यास ले लिया, और जो नए खिलाड़ी हैं वो। अभिजीत, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। भारत की टीम मजबूत हुई है, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को कमजोर कह रहे हैं। मैं कहता हूं भारत की टीम ज्यादा मजबूत हुई है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो काफी दिन से बदलाव के दौर से गुजर रही है। जो पुराने खिलाड़ी गए उसके बाद कोई भी खिलाड़ी स्टैब्लिश नहीं हो पाया, चाहे विकेट कीपर को उनको देख लें या फिर जो उनकी साझेदारी है उसको देख लें। वो हमेशा बदलाव कर रहे हैं, हमेशा टीम को में चेंज कर रहे हैं। कोई खिलाड़ी आ रहा है, अगले मैच में वो बाहर हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो सिलसिला है खेलने का, या फिर वहां का जो प्लान यही होता है कि कोई भी खिलाड़ी को वो ज्यादा मौका नहीं देते हैं। जैसे भारत में पहले होता था कि अगर फ्लॉप भी हो रहा है तो उसको मौका देते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो बात नहीं है। अगर आप 2-3 मैच फ्लॉप करोगे तो फिर आप दिखोगे भी नहीं इंटरनेशनल मैच में। लेकिन इसके बावजूद जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। इंग्लैंड में यही टीम गई थी, वहां पे हम हार के आए थे। ऑस्ट्रेलिया में यही टीम गई है, यहाँ पे हम जीत के आए हैं। परफॉर्मेंस में जरूर सुधार हुआ है, लेकिन सामने वाली टीम का भी फर्क है। जीत बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस जीत को ही सिर्फ जीत ना समझे, क्योंकि इसी साल विश्व कप हमें खेलना है और वहां पे हमें जीतना है। तब हम इस जीत को जीत मानेंगे, क्योंकि विश्व कप अगर हम जीत गए तो फिर हम विश्व चैंपियन बन जाएंगे। जो कि अभिजीत, आप जो कह रहे हैं कि एक तो वर्ल्ड कप सिर पर है, उसके अलावा परफॉर्मेंस भी, जब जीत मिलती है तो एक मनोबल भी बढ़ता है।
बिल्कुल मनोबल बढ़ता है और इस मनोबल के साथ अभी हमें और भी टूर्नामेंट खेलने हैं। अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत खेलने आएगी, इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत खेलने आएगी, फिर आईपीएल है हमारे पास, उसके बाद फिर विश्व कप का मुकाबला जून में शुरू होगा। तो वहां पे हमें परफॉर्मेंस दिखानी है और वहां पे जीत के आना है कप को। और इंग्लैंड में ही वो सीरीज होगी, सबसे बड़ी बात यह है। और इंग्लैंड में टीम इंडिया खेल भी चुकी है, पिच का भी अनुभव है, और जो खिलाड़ी अभी खेलेंगे विश्व कप में वो भी वहां पे खेल चुके हैं। तो शायद ये अनुभव उनको काम आएगा जो उन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया था। तो अच्छा, उम्मीद यही है कि आगे भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और बढ़िया प्रदर्शन करते हुए टीम वर्ल्ड कप भी हमारे फिर से एक बार हमारे पास। एक दो खिलाड़ी जिन्होंने भारत की तरफ से अच्छा परफॉर्म किया हो आपकी नजर थी, कौन ऐसा लगता है कि जो जीत का सेहरा उसको दिया जाए? कप्तानी तो कप्तान की होती है। केएल राहुल से उम्मीद थी लेकिन वो उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए। इसके अलावा पुजारा से उम्मीद थी, वो बिल्कुल उसी तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया जिस तरह से उनकी उम्मीद थी। इसके अलावा और जैसे ऋषभ पंत हो गए या फिर और जितने भी खिलाड़ी रहे, सबका बराबर योगदान। यानी आपको लगता है कि सभी खिलाड़ियों ने अच्छा किया। आज फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।